हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, ये कहा जाता है बहुत टफेस्ट चैप्टर है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही आसान चैप्टर है। समझने की बात है बस। तो मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर को आपको आसान से आसान भाषा में समझाने की। बाकी आपको समझदार हैं ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए बिना। नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट। तो नेशनल इनकम के बारे में कुछ ना कुछ तो मैंने बता रखा था पहले। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलो आज शुरू करते हैं। बाकी जो बेसिक कंसेप्ट वाली जो चीज़ थी वो आप पढ़ लीजिएगा, जो पहला दूसरा वीडियो था उसमें पढ़ लीजिएगा। तो नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट सबसे पहले तो शुरू होता है ये नेशनल इनकम के डेफिनेशन से। तो नेशनल इनकम होता क्या है, देख लो बच्चों। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है? जब हाउस होल्ड सेक्टर जब भी कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करती है, किसको? बिजनेस को। फैक्टर सर्विस यानी जैसे लेबर देना, कैपिटल देना, लैंड देना, एंटरप्रेन्योर देना, ठीक है। ये सब जब देती है तो उसके बदले में बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट करती है। क्या करते हैं? फैक्टर पेमेंट। जैसे लेबर को मिल गया तुम्हारा वेजेस या सैलरी, कैपिटल के बदले तुमको मिल गया इंटरेस्ट, लैंड के बदले मिल गया तुमको रेंट, एंटरप्रेन्योर को मिल गया तुमको प्रॉफिट। तो ये जो फैक्टर पेमेंट जो ये कर रही है, यही है फैक्टर इनकम। यही क्या है? फैक्टर इनकम। क्या बच्चा? फैक्टर इनकम। क्लियर? तो फैक्टर इनकम जैसे कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। अब ये क्या है सर? नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर तो क्लास 11 पे ही आपको अकाउंटेंसी में पढ़ा दिया गया था। अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल को, खत्म होता है 31 मार्च को। क्लियर? तो इसके हिसाब से, उसके हिसाब से, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब बात करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट की। तो नॉर्मल रेसिडेंट होता क्या है, इस पे चलेंगे पहले, नॉर्मल रेसिडेंस वाले टॉपिक पे, ठीक है। देखो नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? एंड नॉर्मल रेसिडेंट इज सेड टू बी वन हु ऑर्डिनरी रिसाइड इन द कंट्री। ऑर्डिनरी रिसाइड इन द कंट्री मतलब वो पर्सन जो एक साल या एक साल से ज़्यादा एक कंट्री में रह रहा है उसको। लेकिन हाँ, यहाँ दो शर्तें लागू होनी चाहिए। कोई इन दोनों में से कोई एक, ऐसा नहीं कि एक हो रहा है फुलफिल तो आप उसको नॉर्मल रेसिडेंट कर देना। दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए उसको नॉर्मल रेसिडेंट बनाने के लिए। जैसे पहला वाला तो समझ में आ गया कि वो ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहा मतलब वो एक साल या एक साल से ज़्यादा रह रहा हो एक देश में। दूसरा, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब वही प्रोडक्शन कर रहा है, वही कमा रहा है, वही खा रहा है, वही इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। बात समझ में आया? वही क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, वहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये दोनों चीज़, यानी ऑर्डिनरी रिसाइड करना चाहिए एक साल से ज़्यादा। दूसरा कंडीशन ये है कि वो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसी कंट्री में लाई करना चाहिए, तब जाके उसको हम कहेंगे नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। क्लियर? क्या बोलेगा? नॉर्मल रेसिडेंट। बात समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल के तौर में बात करते हैं इंडियन वर्किंग्स इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। ये एम्बेसीज क्या होता है? क्या होता है बच्चा एम्बेसीज? दूतावास जिसको बात करते हैं हम लोग। एम्बेसीज एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। जैसे क्या होता है, दो देश के बीच में डिप्लोमेंट रखे जाते हैं। जैसे एम्बेसीज, मेरे इंडिया के एम्बेसी है तुम्हारे चाइना पे, ठीक, क्लियर है। अब इंडिया के एम्बेसीज है तुम्हारे पाकिस्तान में। वैसे पाकिस्तान में एम्बेसीज नहीं बोला जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा? हाई कमीशन। क्या बोलते हैं बच्चा? हाई कमीशन। एम्बेसीज नहीं बोला, कारण है उसके पीछे क्यों हाई कमीशन बोला जाता है। अब ध्यान से समझना, एम्बेसीज और हाई कमीशन दोनों सेम चीज़ है, लेकिन टर्म्स अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये आपने मूवी देखा होगा द डिप्लोमेट, बहुत बच्चों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। देखो ये डिप्लोमेट्स अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे हमारे कंट्री के कुछ डिप्लोमेट पाकिस्तान में है, कुछ अफगानिस्तान में है, कुछ नेपाल में है, कुछ अमेरिका में है, कुछ कनाडा में है, कुछ देश भर के जितने, दुनिया भर के जितने भी देश हैं सब में कोई ना कोई डिप्लोमेट है। और हर कंट्री में इंडिया का एक एम्बेसी होगा। वैसे ही हर कंट्री का एम्बेसी इंडिया में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, उनको कोई दिक्कत होगा, उनकी बात कौन सुनेगा? उनकी देश की बात हमारे देश में कौन रखेगा? ये उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लो ये जो जॉन अब्राहम की फोटो दिख रही है, डिप्लोमेट जिनका नाम जेपी सिंह था, वो पाकिस्तान में थे उस दौरान, ठीक है, जब ये घटना हुई थी। ये बच्ची का नाम है उज़्मा अहमद, जो पाकिस्तान गई थी कुछ बातचीत करके, किसी अपने दोस्त यहाँ से शादी वादी के चक्कर में गई थी, ठीक है। शादी तो हो चुका फोर्सफुली, बाद में इसको समझ आया कि मैं ट्रैप्ड हो गई हूँ, फंस गई हूँ। अब ये बहुत प्लानिंग करके जैसे तैसे भाग के आगे कहाँ पे
एम्बेसी में, जिसको हाई कमीशन कहा जाता है पाकिस्तान में। क्यों कहा जाता है मैं बाद में बताऊंगा। तो हाई कमीशन में आए, हाई कमीशन में बताया कि मैं इंडिया से हूँ, मैं इंडिया के सिटीजन हूँ, मुझे दिक्कत है, मैं फंस गई हूँ, मैं आके यहाँ फंस गई, मैं एक हफ्ते के वीज़ा में आई थी, बस एक हफ्ते में मुझे वापस जाना था, मेरा वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, सो एंड सो। एक हफ्ता या 14 डेज का वीज़ा था, ठीक। तो उस टाइम इंडियन एम्बेसी के जितने भी लोग थे, ये जो जेपी सिंह थे, जो हेड थे, एम्बेसडर थे, वहाँ के हाई कमिश्नर थे, तो ये हाई कमीशन थे, ये उस लड़की को अपने ही हाई कमिश्नर ऑफिस में ही रख लिए, इसको बाहर जाने नहीं दिए। बात समझ में आया? यानी ये पर्सन को पाकिस्तान इसलिए भेजा गया या किसी भी अदर कंट्री में इसलिए भेजा जाता है ताकि वहाँ कोई दिक्कतें आई हैं अगर इंडियन पीपल्स के साथ, तो ये उसको रिजॉल्व करे, सॉल्व करे, उनको वापस इंडिया पहुँचाए, ठीक है। दोनों देश के बीच में तालमेल अच्छा रहे। इंडिया की कोई बात पहुँचानी हो ना, तो यही पाकिस्तान में बात करेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह है। वैसे पाकिस्तानी एम्बेसी का कोई होगा यहाँ पे इंडिया में, तो पाकिस्तान की बात वो बताएगा, वो रिप्रेजेंट करेगा पाकिस्तान को इंडिया में। बात समझ में आ गया? ये काम है। तो जेपी सिंह, तो ये लड़की यहीं गई थी पाकिस्तान एम्बेसी में, पाकिस्तान के इंडियन एम्बेसी में, ठीक। एम्बेसी नहीं बोलते, हाई कमीशन बोलते हैं। तो यहाँ गई, इन्होंने उसको बचाया, इसको सुध वापस कहाँ भेजा? इंडिया में भेजा। सुषमा स्वराज उस टाइम थी तुम्हारी क्या फॉरेन मिनिस्टर, वापस बुलाया गया इस लड़की को। यही अगर एम्बेसीज वहाँ नहीं होती तो पता ही नहीं चलता ऐसा कोई दुविधा किसी के साथ है, कोई फंसा हुआ है, किसी को पता तक नहीं चलता। इसलिए एम्बेसीज हर देश में होती है ताकि जो वहाँ के लोग, जो हमारे लोग उस देश में जा रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत हो तो वो हमारे इंडियन एम्बेसी में जाके बात कर सकता है। और ये जो एम्बेसीज है ना, ये कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री में ही होता है। जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद, इंडिया की बात की जाए तो यहाँ न्यू दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली में आप चले जाओ ना तो लाइन से एम्बेसीज है, ठीक है। हर कंट्रीज़ के एम्बेसीज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ एक फोटो दिख रहा होगा नेपाल में, नेपाल में ये इंडियन एम्बेसी है, लिखा हुआ है ब्यूटीफुल इंडियन एम्बेसी इन काठमांडू। नेपाल में तो एम्बेसी बोलेंगे, पाकिस्तान में हाई कमीशन बोलेंगे, ठीक है। और ये नेपाल का एम्बेसी है इंडिया में, न्यू दिल्ली में। बात समझ आ रहा? अब देखो ये इतना बताने की जरूरत क्यों पड़ी। अब हाई कमीशन और ये एम्बेसी दोनों सेम चीज़ होता है, क्या डिफरेंस था मैं बता देता हूँ। जितने कॉलोनी कंट्री थे ब्रिटिशर्स के, वो एक कॉमन कंट्री के अंदर आ गए, एक कॉमन नेशन के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमनवेल्थ। क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ, ठीक है। जितने भी जिसको जिसको ब्रिटिशर ने रूल किया था, तो पाकिस्तान को भी रूल किया था, इंडिया को रूल किया था, यहाँ हाई कमीशन। कॉमनवेल्थ नेशन के अंदर जो आ जाता है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? हाई कमीशन। लेकिन वही अगर बात करते हैं नेपाल की, नेपाल में तो ब्रिटिशर पहुँचे ही नहीं थे, नेपाल को कब्जा उन्होंने किया ही नहीं था, तो यहाँ पे हम एम्बेसी की बात करते हैं। सेम चीज़ है, एम्बेसी का जो हेड होता है एम्बेसडर बोलता है, हाई कमिश्नर का जो हेड होता है उसको हाई कमिश्नर बोलते हैं, बस ये बात है। तो इस मूवी को नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ इससे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि हाँ क्या होता है। अब देखो ध्यान से, एक बात बताओ, इंडियन एम्बेसी अगर काठमांडू में है, कहाँ पे है? काठमांडू में। काठमांडू में मान लो एक जय नाम का आदमी चला गया एज एम्बेसडर, वहाँ वर्क कर रहा है, तो ये बताओ जय को काम के लिए भेजा गया ना एम्बेसी में कि वहाँ कोई इंडियन के साथ दिक्कत होगा या हमारी कोई बात आपको रिप्रेजेंट करनी होगी, तो आप वहाँ डिप्लोमेट की तरह रहेंगे, आप ये सारा काम करेंगे, ठीक। अब ये बताओ जय को जैसे काम के लिए भेजा गया ना, लेकिन जय तो एक्चुअल में कहाँ का बंदा है? इंडिया का। उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ लाई कर रही है? इंडिया में। तो ये साफ साफ बोला जाता है कि इंडियन एम्बेसी के जो भी लोग, इंडियन ओरिजिन से जो भी लोग हैं, किसी भी एम्बेसी में काम कर ले, किसी भी देश में काम कर ले, वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट ही कहलाएंगे। बाकी समझा? जैसे नेपाल का कोई आ गया इंडिया में, नेपाल का कोई आ गया इंडिया में, ये तो न्यू दिल्ली में है ना, तो ये न्यू दिल्ली में है तो कोई ना कोई नेपाली होगा इसमें, तो ये नेपाली इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। ये नेपाली कहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट होगा? अपने नेपाल का ही। वो एक साल से ज़्यादा भी रह जाए ना तब भी नहीं होगा। बात समझ में आया? क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे आप पॉइंट वाइज चलते हैं कि कौन नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है, कौन नहीं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑल्सो ए सिटीजन। जरूरी नहीं है कि वो सिटीजन हो उस कंट्री का, ठीक है, वो किसी और कंट्री का भी हो सकता है। ए पर्सन में बी ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री इवन व्हेन ही इज सिटीजन ऑफ अदर कंट्री। जैसे बहुत सारे नेपाली आपके यहाँ देख रहे हैं, का आप चले जाइए, बहुत जगह है नेपाली से रहते हैं, वो एक साल से ज़्यादा यहाँ रह रहा है और उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहाँ हो गई, लगभग घर सब कुछ बना लिया उन्होंने, यहीं पे रहते हैं। तो एक बात बताओ, तो ये क्या हो गए? ये हो गए नॉर्मल रेसिडेंट। क्या हो गए? नॉर्मल रेसिडेंट। आपने एक एग्जांपल दे ही देता हूँ, एक सीमा और सचिन के बारे में जानते ही होंगे। सीमा और सचिन, सीमा आई थी सीमा पार करके, और सचिन भाई साहब क्या थे?
सचिन भाई साहब तो यहीं पैदा हुए, यहीं रह रहे हैं, वो तो यहीं का है सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन बोल सकते हैं, सिटीजन तो यहीं के सचिन। लेकिन सीमा कहाँ से आई? पाकिस्तान से सीमा पार करके आई। आज के टाइम पे वो 1 साल से ज़्यादा रह चुकी है इंडिया में, ठीक, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है, यही प्रोडक्शन कर रही है, यही कंजम्पशन कर रही है, यही इन्वेस्टमेंट कर रही है, कमा भी रही है, यूट्यूब चलाती है शायद तो कमा भी रही है, यही इन्वेस्ट भी कर रही है, वो यही रहना चाहती है। अब वो नॉर्मल रेसिडेंट हो गई अपनी इंडिया की, सिटीजनशिप का तो नहीं बता सकता, लेकिन वो नॉर्मल क्या हो गई? रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट के कुछ क्राइटेरिया है, 2 क्राइटेरिया, एक तो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा रहना चाहिए, दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसी देश में लाई करना चाहिए। बात समझ में आया? लेकिन हाँ याद रखिएगा, हमारा बंदा कोई पाकिस्तान के एम्बेसी में या नेपाल के एम्बेसी में, चाइना के एम्बेसी में काम कर रहा है तो वो हमारा ही नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक। देखो अब नॉर्मल रेसिडेंट में कौन कौन आएगा, प्लीज को ध्यान से समझिएगा। पहली बात, सिटीजन या इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट, कंपनी वगैरह ऑफ द कंट्री, सिटीजन मान लो जैसे हम लोग सिटीजन, हु नॉर्मली रिसाइड इन द कंट्री, जो इस कंट्री में रह रहा है। जैसे मान लो हम लोग इंडिया के सिटीजन है, हम लोग इंडिया में ही रह रहे हैं और हमारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही लाई कर रहा है, तो हम इंडिया के हो गए नॉर्मल रेसिडेंट। बात समझ में आ गया? अब दूसरा, सिटीजन ऑफ अदर नेशन, कोई अदर नेशन का सिटीजन जैसे नेपाल का, हु कंट्रीब्यूट टू लिव इन द कंट्री बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो 1 साल से ज़्यादा रह रहा, हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री, ठीक। जैसे इफ एन इंडिया इज लिविंग इन यूएसए, Indian is living in USA for more than 1 year and his center of economic interest lies in that country, he would be deemed as a normal resident of USA even he continues to be citizen of India। मतलब इंडिया का कोई आदमी है जो यूएसए रह रहा है और यूएसए में उसको मज़ा आ रहा है, 1 साल से ज़्यादा भी रह रहा है, 1 साल से ज़्यादा हो गया उसको रहते रहते, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यूएसए में लाइक कर रहा है, तो वो यूएसए का नॉर्मल रेसिडेंट हो गया, भले वो सिटीजन है इंडिया का, भले वो सिटीजन है इंडिया का। जैसे वो बताया कोई नेपाल का आदमी आ गया इंडिया में, इंडिया में रह रहा है, 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, यहीं रह रहा है, यहीं कमा रहा है, यहीं खा रहा है, यहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसकी इंडिया में है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट हो गया इंडिया का, भले ही वो नेपाल का सिटीजन हो, तो क्या हुआ? क्लियर? अब तीसरा पॉइंट, सिटीजन ऑफ ए कंट्री वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मान लो इंडिया का कोई कंट्री, यहाँ पे देख लो, एग्जाम्पल में देख लो, ये नेपाली एम्बेसी है ना, इंडिया में है ना, न्यू दिल्ली में, तो क्या ये बताओ सब नेपाली होंगे इसमें? स्वीपर, क्लर्क सब नेपाली होंगे ना? कुछ तो इंडियन होंगे ना इसमें। तो ये होता हमारे देश का कोई इंडियन इसमें काम कर रहा है तो वो क्या बाहर का हो जाएगा ना? वो हमारे देश का, वो नॉर्मल रेसिडेंट ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? नॉर्मल रेसिडेंट ही कहलाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? एम्बेसी हो गया या वर्ल्ड बैंक, IMF, ये फॉरेन इंस्टीट्यूट में अगर काम कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एन इंडियन वर्किंग इन द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड इन न्यू दिल्ली वुड बी कंसिडर एज ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इंडिया का ही नॉर्मल रेसिडेंट कहेगा। सिटीजन ऑफ ए कंट्री हु आर लिविंग अब्रॉड, जो बाहर है, बट नॉट फॉर ए पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 1 ईयर, जो 1 साल से ज़्यादा नहीं रह रहा है, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन होम कंट्री, कोई बाहर गया है हमारे देश का आदमी जो 1 साल से ज़्यादा रहा भी नहीं है और उसका इंटरेस्ट हमारे ही कंट्री पे है, तो वो हमारे देश का ही नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बॉर्डर वर्कर की। बॉर्डर वर्कर तो आप समझिए रहे, ठीक है। बॉर्डर वर्कर यानी जो आर्मी वगैरह हो जाता है, कौन हो जाता है बच्चा? आर्मी वगैरह, ठीक है। आर्मी वाला अक्सर क्या करते हैं? बॉर्डर क्रॉस करते हैं, अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं ताकि मॉक ड्रिल कर सके, फिर युद्ध अभ्यास कर सके। तो ये बॉर्डर वर्कर जा रहे हैं तो जिस कंट्री के ये है ना उसी कंट्री के कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे कंट्री में चले गए तो उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट हो गया, बिल्कुल नहीं। जैसे ये न्यूज़ में आता है ना कि भारत जापान का युद्ध अभ्यास देख पाकिस्तान के उड़े होश, ठीक, न्यूज़ में आता है ना सब खतरनाक। तो ये क्या है? भारत और जापान के आर्मी है, ये भारत वाले आर्मी चले गए जापान में, मान लो कहाँ चले गए? जापान में। कहाँ चले गए बच्चा? जापान में। क्लियर? तो जापान में चले गए तो क्या होगा? तो ये जो इंडियन है क्या वो जापानीज हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये इंडियन इंडिया के ही नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंडिया के ही नॉर्मल रेसिडेंट। बात समझ में आ गया? अब ये IMF, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ये दिल्ली में सिचुएटेड है। यहाँ पे कोई यहाँ का लोकल आदमी काम कर रहा है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है, भले वो फॉरेन इंस्टीट्यूट में काम क्यों नहीं कर रहा हो, तो इससे वो बाहर का नहीं हो जाएगा, वो इंडिया का ही रहेगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखो, अब कोई ऑफिशियल, कोई डिप्लोमेट
ऑफिशियल हो गए, डिप्लोमेट हो गए, और कोई मेंबर ऑफ आर्म फोर्स ऑफ ए फॉरेन कंट्री आर ट्रीटेड एज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग एंड नॉट द कंट्री इन विच दे आर एम्प्लॉयड। बात समझ में आ गया। यहाँ जेपी सिंह पाकिस्तान में जाकर काम कर रहे थे। ये भाई साहब का नाम मुझे याद नहीं है, साइड रोल वाला था तो नाम याद नहीं रहता। तो ये भाई साहब भी जाकर कहाँ काम कर रहे थे? पाकिस्तान में। तो क्या ये पाकिस्तान का नॉर्मल रेसिडेंट है? बिल्कुल नहीं। ये जितने ऑफिशियल होते हैं, जितने डिप्लोमेंट होते हैं, जितने आर्म फोर्स वाले होते हैं, ये जिस भी कंट्री में जाकर काम करे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि काम तो इनको भेजा गया करने के लिए। ये उस देश के ही, जिस देश के बिलोंग करते हैं ना, जिस देश से बिलोंग करते हैं उसी देश के ये नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। तो ये जेपी सिंह इंडिया का ही नॉर्मल रेसिडेंट था, इवन तो वो जाके पाकिस्तान में ऐसा हाई कमिश्नर ऑफिस में काम कर रहा था। बात समझ आया? तो आपको यहां तक समझ में आ गया कि कौन कौन नॉर्मल रेसिडेंट हो सकते हैं इंडिया के। ठीक है, सचिन तो पैदाइशी था लेकिन सीमा हो गई, सीमा पार करके। ठीक है, क्लियर। अब कौन कौन नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा, सीधी बात है, कौन कौन नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। तो नॉर्मल रेसिडेंट कंट्री डू नॉट इंक्लूड, किसको इंक्लूड नहीं करते हैं? जैसे कोई फॉरेनर आ गया, ठीक, मान लो एक फॉरेनर का नाम बोलो जॉन। एक जॉन आया यूरोप कंट्री से इंडिया में आया है, वो खाली क्रिकेट मैच देखने के लिए, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। इंडिया में आया वो पढ़ने के लिए, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आया, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। वो कोई बिजनेस पर्पस डील से आया था, ठीक है, कोई कॉन्फ्रेंस से आया था, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कहलाएगा। वो उसी देश का नॉर्मल रेसिडेंट होगा जिस नेशन से वो आया होगा। द फॉरेनर हु विजिट ए कंट्री फॉर ट्रैवलिंग, छुट्टी के लिए भी आ सकता है, हॉलीडे, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज, कॉन्फ्रेंस, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा, आर नॉट नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, हमारे नेशन का वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हो सकता। ठीक, दूसरा, द ऑफिशियल डिप्लोमेट एंड द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स ऑफ ए फॉरेन कंट्री पोस्टेड इन द कंट्री। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? कौन कौन? जैसे मान लो ये नेपाल वाले एम्बेसी में कोई जितने नेपाली लोग काम कर रहे हैं जो नेपाल से आए, वो हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो उस कंट्री के हैं जिस कंट्री के बिलोंग करते हैं, उसी कंट्री के वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर लोकेटेड इन द कंट्री, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बाहर का ऑर्गेनाइजेशन है तो भैया हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा वो। क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स के क्रू मेंबर से, मान लो ये जो पानी वाले जहाज, सीप वगैरह हैं जो चलते रहते हैं समुद्र में, तो ये इनमें जो भी मेंबर्स हैं, ठीक, वो उसी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट होगा जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, मान लो सी का वो जो शिप है वो तो सालों साल चलता रहता है, कभी इस कंट्री कभी उस कंट्री, तो ऐसा नहीं है कि एक साल इस कंट्री में रुक गया तो इस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट हो गए, बिल्कुल नहीं। फॉरेनर्स हु आर एम्प्लॉयज ऑफ नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज एंड हु हैव कम टू कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ इंस्टॉलिंग मशीन इन दिस एंटरप्राइज। ठीक है, फॉरेनर उस कंपनी के एम्प्लॉय है जो नॉन एंटरप्राइज है, मतलब नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज, मतलब बाहर की कंपनी। मान लो एप्पल का फैक्ट्री सेटअप करने के लिए बाहर से लोग आए हैं, साल भर 2 साल तो लग ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो यहाँ रह रहे हैं 1 साल 2 साल से मशीन इंस्टॉल करने के लिए, फैक्ट्री बनवाने के लिए, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएंगे, बिल्कुल नहीं। क्लियर, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑल दिस पीपल विल ट्रीट एज नॉन रेसिडेंट एज जनरली दे स्टे for less than 1 year in the concerned country and their center of economic interest does not lie in it। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आ जाओ नेशनल इनकम के डेफिनेशन में। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम समझ में आ रहा है? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, यानी जो फैक्टर सर्विस हम देते थे, हाउस होल्ड सेक्टर जो देती थी प्रोड्यूसिव सेक्टर को, उस फैक्टर सर्विस के बदले जो फैक्टर पेमेंट मिलता है जिसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं, उसका सम टोटल, वो भी अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट, जो नॉर्मल रेसिडेंट अर्न कर रहे हैं ऑफ ए कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ ए अकाउंटिंग ईयर, पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के लिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? 1 साल के लिए क्लियर है नेशनल इनकम। अब ये जरूरी नहीं है ना ये नॉर्मल सिटीजन हो, वो इंडिया का है कि नहीं बाहर का है, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर। फैक्टर इनकम क्या है तो समझ में आ गया। फैक्टर इनकम द पेमेंट मेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट, यानी प्रोड्यूसर किसको पेमेंट करता है? हाउस होल्ड को। ठीक है, क्यों फैक्टर पे करता है? ताकि वो फैक्टर सर्विस लेता है। क्लियर, क्या क्या फैक्टर इनकम में? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उसके बिहाफ में सैलरी देना, वेजेस देना, रेंट, जमीन मिला उसके बदले में रेंट, कैपिटल मिला उसके बदले में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर जो काम कर रहे हैं उसके बदले में प्रॉफिट। ठीक है, इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम वी इंक्लूड ओनली दिस फैक्टर इनकम।
बस इसी फैक्टर इनकम को हम इंक्लूड करते हैं, इसी फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं जब नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ट्रांसफर इनकम क्या होता है? देखो नेशनल आपका ये फैक्टर इनकम वो इनकम है जो हम कमाए हैं, बदले में कुछ दिए हैं, जमीन दिए, ठीक, तो किराया मिला, खुद काम किए तो सैलरी वेजेस मिला, कैपिटल दिए, पूंजी दिए तो इंटरेस्ट मिला, मतलब फैक्टर सर्विस कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया जिसके बदले हमको कुछ मिला। लेकिन ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जहां हमने कुछ किया ही नहीं, अन इनकम। अभी गर्मियों की छुट्टी में आप मामा घर, बुआ घर गए होंगे, नाना नानी मिले होंगे, आपको विदाई में 500 1000 रुपये का नोट मिला होगा, तो ये पैसा क्या है? ये अर्नड इनकम है जो आपने कमाया नहीं है, जो जिसके बदले आपको कुछ करना नहीं पड़ा, खेती नहीं करनी पड़ी, मेहनत नहीं करना पड़ा, कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये अर्नड इनकम है जो आपने कुछ किया ही नहीं। बात समझा? जैसे कि डोनेशन, चैरिटी, हेल्प, ये सब चीज़ क्लियर। और इसको नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में, कैलकुलेशन में जोड़ा नहीं जाता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। क्या क्या? डोनेशन, चैरिटी और हेल्प वगैरह जितने भी चीज़ें, इसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस। देख लो, और डिफरेंस जब भी पूछा जाए बच्चा तो आपको बेसिक ऑफ डिफरेंस पे लिखना पड़ेगा। पहला डेफिनेशन, फैक्टर इनकम, इट रिफर्स टू इनकम रिसीव बाय द हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड रिसीव करता है किससे? प्रोड्यूसर सेक्टर से। क्यों रिसीव करता है? ताकि हाउसहोल्ड क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर सर्विस। लेकिन ट्रांसफर इनकम में तो ऐसा कुछ नहीं है। इट रिफर्स टू हाउस इनकम विच आर रिसीव बाय पर्सन इन द फॉर्म ऑफ हेल्प, डोनेशन एंड चैरिटी। या तो हेल्प मिलता है, तो डोनेशन मिलता है, तो चैरिटी मिलता है, ठीक है। नेचर, ये रिवार्ड है फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करने की वजह से। यहाँ पे कोई रिवार्ड नहीं है, कोई फैक्टर सर्विस हमने प्रोवाइड नहीं किया, ठीक। कंसेप्ट, ये बायलेटरल है, टू साइडेड, मतलब मैंने कुछ दिया तो पैसा आया, बायलेटरल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बायलेटरल, एक हाथ दिया एक हाथ लिया। लेकिन ये यूनिलेटरल है, मतलब एक साइड पेमेंट हो रहा है, मतलब बदले में कुछ देना नहीं पड़ा, कुछ लेना नहीं पड़ा, मतलब एक साइड पेमेंट हो रहा है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में, बट ये इंक्लूड नहीं होगा। अब फैक्टर इनकम में क्या क्या आ सकता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और ट्रांसफर इनकम में गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी। यहाँ तक बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नॉर्मल स्टूडेंट क्या होता है ये क्लियर हो गया, ठीक। बाकी डेवलपमेंट वाली मूवी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वर्ल्ड, ये दिल्ली में सिचुएशन था मान लो, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट? किसको किसको ट्रीट करेंगे? इसका आप हमको आंसर में लिख के भेजेंगे कमेंट पे, ठीक है। भेजें कि बता दूं। इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडिया एम्बेसी इन चाइना। इंडिया का कोई ऑफिशियल है, वो इंडियन एम्बेसी में ही काम कर रहा है, लेकिन कहाँ काम कर रहा है? चाइना में, तो ये इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। क्लियर? ए चाइनीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 मंथ, एक चाइना का टूरिस्ट आया जो घूम रहा था, वो 2 महीने के लिए रहा, तो ये नॉन रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। इंडियन गोइंग टू श्रीलंका फॉर वॉचिंग क्रिकेट में, क्रिकेट मैच ही तो देखने गया बेचारा, रहना थोड़ी गया, तो ये तो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट ही कहलाएगा। क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बता दो, ये नॉर्मल रेसिडेंट है। फॉरेनर वर्किंग इन WHO लोकल इंडिया, फॉरेनर काम कर रहे हैं, देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं, जिस भी देश से भेजा गया उसी देश के हैं, क्योंकि वो किसी पर्पज से उनको भेजा गया, वो काम करेंगे फिर चले जाएंगे, वो यहाँ रहेंगे नहीं, घर नहीं बसाएंगे। तो फॉरेनर वर्किंग इन WHO लोकल इंडिया, ये तुम्हारा नॉन रेसिडेंट। फॉरेनर विजिटिंग इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भैया नहीं। एन अमेरिकन सिटीजन विजिटिंग इंडिया फॉर अटेंडिंग ए बिजनेस कॉन्फ्रेंस, नहीं, ठीक है। फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया, फॉरेनर वर्किंग इन इंडिया, इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं इन कनाडा एंड जापान। ये बताओ, वो फॉरेनर ही है, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, वो भी इंडियन एम्बेसी में कहाँ पे है? जापान में और कनाडा में, तो हमको क्या मतलब, वो वहाँ के हैं वहीं रहे, ठीक। इंडियन वर्कर क्रॉसिंग द बॉर्डर, यानी बॉर्डर वर्कर, रेगुलर टू वर्क इन नेपाल, नेपाल का काम करने के लिए जा रहे हैं, बॉर्डर वर्कर हैं, तो ये तो नॉर्मल रेसिडेंट है भाई। क्लियर? एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एम्बेसडर ऑफ इंडिया वही जो एम्बेसीज के हेड होते हैं एम्बेसडर, तो एम्बेसडर ऑफ वर्कर जो भी हैं वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। ए जर्मन वर्किंग एज ए डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकल इंडिया, भैया वो डायरेक्टर है, कहाँ का है? जर्मन का है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में, ये भी नॉन रेसिडेंट इंस्टीट्यूट है जो इंडिया का नहीं है, तो भैया ये इंसान भी इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। क्लियर? सम फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट वर्किंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, भैया नहीं होगा।
लोकल पीपल ऑफ इंडिया वर्किंग इन ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया। हाँ, लोकल पीपल यहाँ काम कर रहे हैं, तो भैया लोकल पीपल तो इंडिया के हैं, तो वो इंडिया के ही नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चा? यहाँ तक समझ में आ गया? कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, प्लीज बताइएगा जरूर। बाकी ये सब तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे इसको, नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चा? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट करके शेयर करके कमेंट करके बताइए, शेयर कर दीजिएगा वीडियो, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा कैसा नहीं लगा, प्लीज़ बता दीजिएगा।